हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारा इस सीरीज का 24th नंबर का पेपर है और इसके बाद ये 2022-24 के जो फैब में पेपर्स हुए थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फैब वाले कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमारी 31 तारीख है, 31/03/2024। आज ही मार्च के जो लास्ट पेपर है वो आज ही कंडक्ट होगा डीएसएसबी के द्वारा। तो जहां तक है 5 से 6 तारीख के आसपास इसकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास डालने में थोड़ी सी देर हो गई। वो देर किस लिए हुई है? देर इसलिए हुई है, आपको क्वेश्चन है यहाँ पे। वो देर इसलिए हुई है क्योंकि मैंने वाईटी पे एक पोल चलवाया था यूट्यूब पे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैंने वहां पे दो ऑप्शन दिए थे कि पीजीटी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनके मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें या फिर चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें। तो यहाँ पे 48-52 के आसपास का परसेंटेज चल रहा है। तो मेरे को लगता है दोनों ही चीजों में लोगों को इंटरेस्ट है। जो कोई भी वीडियो देख रहा है, कल सुबह 7 बजे तक आपके पास टाइम है, आप अपना पोल में पार्टिसिपेट कर लो तो मैं एक सीरीज चला पाऊंगा, फिर कोई सी भी एक, वरना फिर अगर बराबर बराबर रहेगा तो मेरी चॉइस पे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट करो जिससे कि मेरे को थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो सके। फिर हम 2 तारीख से 2 अप्रैल से उसी सीरीज पे काम करना स्टार्ट करेंगे जिसका यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, अभी तो लगभग बराबर ही है। एक वोट इधर आएगा तो ये फिर 50-50 हो जाएगा। 3-4 दिन से यही चल रहा है। ठीक है, तो अब चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। वर्कफोर्स अटेंडेंट का पेपर था 18/2/2024 को ये हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बस मूव्स 315 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मेरे को स्पीड दी हुई है। इट्स स्पीड एंड इंक्रीज इट स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड 2 दे दी मेरे को यहाँ पे, स्पीड 2 दे दी मेरे को यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। अगले वाले 540 किलोमीटर, अनदर 540 किलोमीटर इससे ट्रेवल करता है। तो एवरेज स्पीड पूछिए मेरे से। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछिए, मेरे को डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मेरे को डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं पहले केस में देखूं तो 315 बटे में 45 मेरा टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 7 आवर्स आ जाएगा। 4 × 7 = 28 और 5 × 7 = 35। ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा 540 किलोमीटर चल रहा है 60 घंटे में। वो 6 × 7 = 54, 9 आवर्स आ जाएगा। यानी कि अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो मेरे को 9 + 7 16 आवर्स लग गए। और टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने 340, 315 और 540 यानी कि 5 और 3 8, 815 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया? 815 बटे में 60। 16 से काटेंगे, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 1 सेकेंड, ये 855 आएगा। ठीक है, ये 855 है। 16 × 5 = 80, कितना बचा? 5 55, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48। 53 पे कोई ऑप्शन है? 53 पे भी 2 ऑप्शन है, तो अगले वाले नंबर पे हमारा आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 48 से कितने बच गए? 7, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, 4 पे चली जाएगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। यदि वैभव 55% खर्च करता है और उसके पास 900 रुपए बचते हैं। यदि वैभव 55% खर्च करता है, उसके पास 900 रुपए बचते हैं, तो वैभव के पास आरंभ में राशि कितनी थी? ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं भाई। आरंभ में राशि उसकी 100% होगी, 55 खर्च कर दी तो ये बच गई, 45% होगी। 45 की वैल्यू इतनी, 100 की कितनी? आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके होमवर्क में हो गया, जैसे हम डील करते थे वैसे ही डील करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक। यदि 7 और 9 के बीच का अनुपात x और y के बीच के अनुपात के बराबर है तो 7x अपॉन में 9y का मान याद कीजिए। भाई 7 और 9 के बीच का अनुपात बराबर है किसके? x - y और x + 2y के अनुपात के। यही तो होता है अनुपात, लेकिन अनुपात लिख लो या बटे में लिख लो, बात एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा 7x प्लस में 14y = 9x माइनस में 9y। अगर मैं और इसको अगर करता हूं तो मेरे को यहां से 9y उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और 7x इधर चला जाएगा, तो 2x =
23y के हो जाएगा। तो x और y का यहाँ से रेशो आ जाएगा, x अपॉन y कितना आ गया हमारा 23 अपॉन में 2। तो यानी कि x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 2। तो इस वाली इक्वेशन में रख दो। 7x अपॉन में 9y की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 7x की जगह मैं 23 रखूंगा, तो 7 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 2, यानी कि नीचे वाला तो 18 आ गया, ऊपर वाला 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 16, यानी कि हमारा आ गया 161 अपॉन में 80, 161 अपॉन में 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। एक धात्विक बेलनाकार पाइप, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज 990 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस दे दी मेरे को कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, खोखला पाइप है जिसका आयतन जो है 990 घन मीटर है, लंबाई 21 है और बाहरी त्रिज्या जो है वो 8 है। यानी कि अगर मैं खोखला पाइप बनाना चाहूं तो ये मेरा खोखला पाइप हो गया एक, और ये भाई साहब हो गए दूसरे। ठीक है, और खोखले पाइप का ये मतलब है कि यहां से ये ऐसे करके एक कर्व बनाएगा और ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये खोखला पाइप बन जाएगा हमारा, ये खोखला हो गया। तो ये इसी हिस्से की जो है मेरे को आयतन दिया हुआ है। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। मेरे को पता है अगर खोखला पाइप है और पाइप है तो पाइप का क्या होता है वॉल्यूम, क्योंकि आयतन दिया हुआ है तो वॉल्यूम मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दो आर है, एक तो बड़ी वाली आर है और एक छोटी वाली आर है। भाई एक तो ये वाली आर हो गई, ये तो छोटी आर बोल दो, और एक ये बड़ी वाली आर हो गई, ये इसको आर बोल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, यहाँ पे होगा भाई साहब पाई आर स्क्वायर माइन और पाई आर स्क्वायर एच माइनस में, क्योंकि आयतन है और खोखला है तो पाई छोटी वाली आर स्क्वायर एच बराबर में 990 है। यहाँ से मैं पाई और एच को बाहर ले सकता हूँ, मैंने पाई और एच को कॉमन ले लिया, मेरे को अंदर मिला आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 990। पाई और एच की दोनों की मेरे को वैल्यू पता है, एच की मेरे को इसने यहाँ पे 21 दिया, पाई की 22/7 होती है, उधर ले जाएंगे। और इसको मैं तोड़ सकता हूँ किसमें, आर प्लस आर और आर माइनस आर इज इक्वल टू 990 अपॉन में कितना 990 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 21 22 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 7 7 3 जा और 3 से कट गया 330, और ये 22 से पूरा चला जाएगा क्या, 11 या 33 30 और 2 से 15, तो हमारे पास आ गया r प्लस आर और r माइनस आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 15 आ गई। अब मेरे को इसमें r पता है कितनी है, भाई 8 प्लस आर और 8 माइनस आर की जो वैल्यू है वो 15 है। अब मेरे को एक बात पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 8 से प्लस आएगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसके दो टुकड़े करके देखूं तो एक ही टुकड़े का ऐसा बनता है। 15 के अगर मैं टुकड़े करके देखूं यहाँ से 15 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, संभावित टुकड़े 5 और 3 हो सकते हैं, या फिर 1 और 15 हो सकते हैं। अब 8 से बड़ा सिर्फ एक ही फैक्टर इसका बनता है जो कि है 15, यानी कि एक वैल्यू है 8 प्लस आर की तो 15 है, तो 8 माइनस आर की 1 होगी, मल्टीप्लाई में 1 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं आर को निकाल सकता हूँ, 8 प्लस आर अगर 15 के है तो आर बराबर 7 के हो गई। अगर बड़ी वाली आर जो है वो 8 है और छोटी वाली आर जो है वो 7 है, तो मोटाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों का अंतर हो जाएगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और ये लगभग 5वीं 6ठी बार तो मैं देख ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सेम बिल्कुल पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको हम होमवर्क में रख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये कम से कम 5-6 बार आ चुका है अभी तक, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक कारखाने में 12 कुशल, 15 अर्धकुशल, 12 स्किल्ड, 15 सेमी स्किल्ड और 13 अनस्किल्ड एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 12 स्किल वर्कर हैं, 15 सेमी स्किल्ड हैं और 13 अनस्किल्ड है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द एवरेज वेज, एवरेज वेज कैलकुलेट करने की कह रहा है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, स्किल वर्कर और सेमी स्किल वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, ये 12 है, ये 15 है और ये 13 है।
इन 12 की जो वैल्यू है, कुशल वर्करों को 800 रुपए मिलते हैं भाई, 800 रुपए मिलते हैं। अर्धकुशल वर्करों को 600 रुपए मिलते हैं, 600 रुपए मिलते हैं। अकुशल वर्करों को 400 रुपए मिलते हैं। तो प्रतिदिन औसत मजदूरी की गणना कीजिए, प्रतिदिन औसत मजदूरी की गणना कीजिए। भाई मेरे को पता चला है कि इन्हें 800 रुपए प्रतिदिन मिलता है, तो 12 को कितने मिलेंगे, 12 अट्ठे 9600 रुपए। 15 छिक्का 15, एक आदमी को 600 मिलते हैं तो 15 को कितने मिलेंगे, 15 छिक्का 90, यानी कि 9000 रुपए। 13 आदमियों को 400 रुपए प्रत्येक को मिलते हैं तो 13 चौका 5200 रुपए। यानी कि अगर मैं टोटल वेजेस की बात करूं, टोटल वेज जो है वो हमारी कितनी आ गई, 9600, 9000, और इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 0 और 0, और 6 और 2 8, 8 9 दूनी 18 और 5 23,800 हमारे टोटल वेज आ गई। अगर हमारे टोटल वेज 23,800 आ गई, तो टोटल वर्कर कितने हैं, 12 प्लस 15 प्लस 13, तो टोटल वर्कर कितने हुए हमारे 10 20 30, और 30 और 1 40, टोटल वर्कर 40। तो एवरेज वेज कितनी आ गई, नीचे रख देंगे टोटल वेज अपोन में टोटल वर्कर, और यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 4 पंजे 20, और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, और 4 पंजे 20। ठीक है, 595 में हमारी एवरेज वेज आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। ठीक है, मेरे को बोला है यदि ए और सी के बीच का मध्य अनुपात बी है। ठीक है, ए और सी के बीच का मध्य अनुपात बी है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ए अनुपात में बी समानुपात में बी अनुपात में सी है। मध्य अनुपात का मतलब यही होता है। तो ये जो वैल्यू देखो, जो मैंने लिख रखा है ना, ये एग्जाम में एज इट इज आया है। तो जब एग्जाम में आपको एज इट इज आएगा तो आप इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कंसीडर करेंगे। मैंने इसलिए चेंज करके नहीं लिखा। ठीक है, मैंने खुद ही अपनी पर्सनल चॉइस से इसको चेंज करके नहीं लिखा, क्योंकि ये ऐसा ही आया था A2 प्लस में B2, लेकिन ये कंसीडर होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बटा बी बराबर में बी बटा सी के। इसी को मैं कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर बराबर में ए सी के। ठीक है, इसको नोटिस में रखेंगे के बीच का मध्य अनुपात बताओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के मध्य का बीच मध्य अनुपात बताओ। मध्य अनुपात का मतलब ये है कि बीच में कोई संख्या आएगी, मैं उसको जस्ट सपोज मान लेता हूँ बीच में एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को भी, इसको भी मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, या कोई फर्क पड़ेगा, चलो जैसे लिखा है वैसे ही लिख के देख लेते हैं। ठीक है, कहीं किसी के मन में ये डाउट आ जाए कि ऐसे क्यों लिख दिया, तो जैसे लिखा है वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। अरे बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इरेजर ले लेते हैं और इसको भी हटा देते हैं। चलो, तो जैसा हमें सवाल में दिया हुआ है कि बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को यहाँ से बी स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से ए और सी निकाली, ए मल्टीप्लाई सी निकाली, तो ए स्क्वायर प्लस में ए सी, और यहां से अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा तो ए सी प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए सी प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, ए सी प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए सी प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन एक 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 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, इसमें हो जाएगा। पेपर 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 पेपर्स पेपर्स कहाँ गए, फाइल्स वर्कफोर्स अटेंडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टाइपिंग में कोई एरर है, अरे हो जाओ ओपन। क्वेश्चन नंबर 7, टाइपिंग में थोड़ी सी इसमें एरर है, ये बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है। ठीक है, ये सी है,
ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ बन ही नहीं रहा तो क्वेश्चन। ठीक है, ये सी स्क्वायर है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो गई। ये बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है, और यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं और फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरे को आएगा एक्स स्क्वायर बराबर में ए बाहर ले लूंगा इससे, तो ए प्लस में सी, और यहाँ से अगर मैं सी बाहर ले लूं, सी बाहर ले लूं तो यहाँ बचेगा ए प्लस में सी। ठीक है, अब ये एक्स को अंडर रूट पे चढ़ा देंगे। ठीक है, एक्स को हम अंडर रूट पे चढ़ा देंगे। अगर हम एक्स को अंडर रूट पे चढ़ा देते हैं तो हमें ये तो स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो एक्स बराबर में कितना आ गया हमारा, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दिया हमने, ये हमें ए प्लस सी का स्क्वायर मिल गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हमें मिल गया ए सी। अब ए सी की वैल्यू हमको यहाँ से पता है कि बी स्क्वायर है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बी स्क्वायर डालूंगा तो मेरा ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस में सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, तो यहाँ से ही अंडर रूट कैंसिल होके मेरे को यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए सी, ए प्लस सी और मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ए प्लस सी और मल्टीप्लाई बाई बी, ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी, और यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने मध्य अनुपात को एक्स माना था ना, मिडल मध्य अनुपात को हमने यहाँ पे एक्स माना था, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन। एक सर्कस तंबू कैनवस से बना हुआ है, उसके ऊपर एक सही गोलाकार शंकु के साथ एक सही गोलाकार सिलेंडर के रूप में है। ठीक है, एक तंबू बना हुआ है, तंबू की वैसे भी आपको शेप पता होनी चाहिए। तंबू के नीचे आपको एक सिलेंडर मिलेगा, सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी, और ऊपर की तरफ में आपको चोंच बनाता हुआ हमारा एक कोन मिलेगा। ठीक है, एक हमारा कोन मिलेगा। ठीक बात है। उसके बाद उसने कहा कि तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई, भाई जो व्यास इसका होगा वही व्यास हमारा इसका भी होगा। अगर व्यास इसका 126 है तो मैं बोल सकता हूं कि आर जो है वो 63 है, हाफ होगी। ऊंचाई इस तंबू के बेलनाकार भाग की 5 है। ठीक है, तंबू की कुल ऊंचाई 21 है। भाई अगर कुल ऊंचाई 21 है, ये ऊंचाई जो है, एक सेकेंड, हाँ क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, एक तो कई दिन में चलाया ना पैन, इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ, तो अगर मैं इस पूरे भाग की बात करूं तो पूरे भाग की अगर 21 है तो इस वाले कोण वाले भाग की कितनी होगी, 21 में से 5 घट जाएंगे यानी कि 16। अब मेरे को कैनवस की कुल लागत ज्ञात करनी है। अब कैनवस क्या होगा, बाहर बाहर की तरफ लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सीएसए ऑफ टेंट। सीएसए ऑफ टेंट की बात कर रहे हैं, तो नीचे का भाग बेलनाकार है, तो हमें पता है बेलनाकार भाग का जो वो होता है सीएसए होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ऊपर कोण है, और कोण का भी हमें पता है कितना होता है, कोण का हमारा सीएसए कितना होता है, कोण का हमारा सीएसए होता है 4 पाई आर, नहीं वो तो उसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, और नहीं 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 सॉरी सॉरी, 2 पाई आर एच तो हमारा इसका हो गया कोण का, उसका सिलेंडर का, ये तो हमारा सिलेंडर का हो गया, और हमारा कोण का होता है पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एल पता करनी है। मेरे को ये 16 दिख रहा है, मेरे को ये 63 दिख रहा है, मेरे को ये 16 दिख रहा है, मेरे को ये 63 दिख रहा है, तो मेरे को या तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, या तो मेरे को ट्रिपलेट पता होनी चाहिए 16, 63 और 65 की। ठीक है, 16, 63 और 65 की ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, ये हमारा कर्ण होगा। कर्ण होगा यानी कि सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कि एल जो है इसकी कितनी हो जाएगी, 65। बस वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ से मैं पाई आर और पाई आर को बाहर ले सकता हूँ, मैंने पाई आर को बाहर ले लिया, तो मेरे को अंदर बचा एल प्लस में 2h। पाई की वैल्यू मैंने डाल दी 21/7, एच आर की वैल्यू डाल दी 63, एल की वैल्यू कितनी हो गई 65, प्लस में 2 × 5। ठीक है, 2 × 5। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा आगे तो मेरे को मिलेगा 7 × 63, 9 × 9, 9 दूनी 18, यानी कि 189, और 65 प्लस में 2 इंटू यानी कि आ गया हमारा 75। तो हमारे यहाँ पे सीएसए और टेंट कितना आ गया, सीएसए ऑफ टेंट आ गया 189 मल्टीप्लाई में
75 जिसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलता है, एक सेकंड रुक जाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है 189 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, 198 आएगा। क्या ही हो रहा है, बहुत दिन बाद पेन चलाने पे ऐसा ही होता है, ठीक है 198 आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, ये 189 की जगह मैं दोबारा से वही लिख रहा हूँ, 198 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 75 दूनी 150, 15,000 माइनस में 150, 15,000 माइनस में 150 यानी कि 14,850 हमारा यहाँ पे वो आ गया CSC। अब मेरे को बोला प्रति मीटर की जो लागत है वो 22 रुपए, तो रुपए याद करूं। तो प्रति मीटर की लागत अगर 22 रुपए है और हमारे पास कितना कपड़ा है, 14,850 मीटर कपड़ा है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगे, 14,850 से तो ज्यादा ही आएगा, ये तो नहीं आ सकते बिल्कुल भी, ठीक है। और 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो इसी ऑप्शन में, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक है। पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 11 से मल्टीप्लाई करने लगा, आपकी कैलकुलेशन वहां से कम हो जाएगी। 3,26,700 हमारा यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 207 किलोमीटर दूर है। हमको ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि भैया जी ये जो डिस्टेंस है 207 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर निकलती है, ए से बी की ओर निकली, मैंने बोला ये ए है, बी है, तो ए से बी की ओर निकली। बी से एक ट्रेन उसी समय ए के लिए छूटती है, 9 घंटे के अंत में मिलते हैं, यानी कि उन्होंने ये डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस 9 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ए से बी तक यात्रा करने वाली ट्रेन तेज है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ज्यादा है, ठीक है। If the train travels from A to B, travels at a speed 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ठीक है, गति तेज है, ठीक है, यानी कि A की गति B की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। क्या मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ से A प्लस बी निकाल सकता हूँ? मैंने बोला A प्लस बी भी निकाल सकता हूँ ऐसा मैं तो, क्योंकि मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, मेरा टोटल डिस्टेंस, इसको हम इधर निकाल लेते हैं, 207 है और 9 घंटे में चल रहा है, तो 9 दूनी 18 और 9 दिया 27, यानी कि 23 किलोमीटर प्रति घंटे इनका टोटल है। 23 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इनका टोटल है, और मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि A प्लस बी और A माइनस बी अगर मेरे को दिया हुआ है, तो मैं तेज गति वाली ट्रेन को अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि इनको मैं जोड़ के आधा कर देता हूँ, तो मैं A को निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, 23 प्लस में 8 कितना हो गया 30, 1/2, यानी कि हमारा हो गया 15.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर पर आवर हमारी तेज ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट ये वाला, सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट ये वाला, फिर उसके बाद ब्रैकेट ये वाला, और उसके बाद सबसे वाला ये वाला। ये इनका ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका है। सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना है, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने सबसे छोटे को सोल्व करना है, सबसे छोटे को सोल्व करना है, फिर उसके बाद इसको सोल्व करना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, सबसे बड़ा सबसे बाद में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बाकी और कुछ नहीं है, तो ये भी आपके होमवर्क के लिए हो गया। आराम से करिए, आराम से, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। और होमवर्क के आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1500 रुपए में 8 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना करें। एक हमारे ग्रुप में HG नाम से एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे कुछ मैसेज डाला था क्वेश्चंस अपडेट का। अरे मैंने शीट भी अपडेट नहीं करी, और शीट हम वो जो क्वेश्चंस अपडेट है, क्योंकि आज हमारा लास्ट हो चुका है, तो अब 4-5 बजे के आसपास से चलने स्टार्ट होंगे, और कल 4-5 बजे तक आपके 10-15 जो भी पेपर थे उनके क्वेश्चंस में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप पोल में भी भाग कर लो, और पोल में एक बार आंसर अपना दो, मैं, वरना मेरी चॉइस हो जाएगी ना, फिर उसमें अगर 50-50 आएगा तो फिर तो मेरी चॉइस हो गई, तुम्हारे आप लोगों की क्या चॉइस हो।
आप एक तरफ करोगे उसे उसे 10% का तो मार्जिन होना चाहिए दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1500 रुपए पर 8% की दर से, यहाँ मेरे को टाइम दे दिया, यहाँ मेरे को प्रिंसिपल दे दिया, यहाँ पे मेरे को डेट दे दी और मेरे से सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, इस क्वेश्चन को कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी आपके होमवर्क में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटा सा 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन। √2 माइनस में √5 और √5 प्लस में √2 इज क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें जो गलती होगी मैं बताता हूँ, उसमें क्या गलती होगी कि √2 पहले दिया हुआ है, √5 बाद में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ √5 पहले दिया हुआ है, यहाँ पे √2 माइनस में बाद में दिया हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम यहाँ पे दो सेम संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे और रूट्स में होंगी, तो जो बड़ी वाली या बिना रूट के भी होगी, तो जो बड़ी वाली वैल्यू हो पहले रखी जाएगी। ठीक है, चाहे वो माइनस की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे वो माइनस की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको या तो इधर चेंज कर लेंगे या तो इसको इधर चेंज कर लेंगे। तो हम इसे बोलेंगे माइनस का √5 प्लस का √2 प्लस का √2 और √5 प्लस में √2। ठीक है, ये प्लस माइनस वाला केस बन जाएगा फिर। ठीक है, और जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे या फिर इसे वैसे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा, अब हम इस 2 को इधर ले जाते हैं, √2 माइनस में √5, एक इस प्लेस पे एक चीज रख लेते हैं ना, √2 प्लस में √5। ठीक है, जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 प्लस में 5 माइनस में 2√10। अब 2√10 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, और ये बात क्लास 10 में लिखी हुई है, अगर कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपने आप में इरेशनल नंबर है। जो आंसर डीएसएसबी ने दिया है वो एक रेशनल नंबर बोला है इसको। ठीक है, जो कि प्रॉपर्ली गलत है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो ये वाली है ये बनेगी 10 माइनस में 2√10, जो कि कभी भी रेशनल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर से संख्या बाहर नहीं आ सकती। अगर आप √4 को बोलते हो तो वो एक रेशनल नंबर है, √9 बोलते हो तो वो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वहां से 3 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वहां पे संख्या जो है वो नॉर्मल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को। एक टाई को 648 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए टाई को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि मेरे को 120 की वैल्यू दी है इतनी, और मेरे से 110 की वैल्यू पूछी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे। तो ये आपके होमवर्क में हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं 14 पे। निम्नलिखित बार ग्राफ वर्षों में एक स्कूल में छात्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1991 टू 92 की तुलना में 1996 और 7 में स्कूल की छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तुलना किससे करा रहा है? तुलना हमारे करा रहा है 91 92 से, यानी कि पहले साल से। और 96 97 वाला ईयर है हमारा ये वाला 4320। कितने की वृद्धि हुई? मैंने देखा यहाँ पे अंतर अगर मैं देखूं तो 4320 और 2640 में कितने का अंतर आया हमारा, इसमें कितने का अंतर आ गया एक बार अगर हम चेक करेंगे तो हमारा आएगा 0861, 1680 का अंतर आया। 1680 और बेस ईयर कौन सा बोला है हमको? बेस ईयर बोला है हमको 91 92, जिसकी जनसंख्या कितनी थी 2640। बेस ईयर में अगर जनसंख्या 2640 थी तो कितने की वृद्धि हो गई, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 0 से 0 काट दी। और अगर हम काटेंगे तो 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, फिर कट जाएगा 33 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा कितना आ गया 14, और तो नहीं कटेगा भी, और तो ये नहीं कटने वाला, नहीं ये 0 भी तो आएगा ना, और कटेगा यार अभी, 1 0 से 1 0 काट देगा ना, नहीं हमने 1 0 से 1 0 पहले काट दी थी, हमने 1 0 से 1 0 पहले काट दी थी, 1 0 से हमने 1 0 पहले ही काट दी थी, तो ये नहीं कटेगी।
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 1400 बटे में 33। 33 से जब मैं इसे काटूंगा तो 3 चौक 12। कुछ गड़बड़ कर दी हमने, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, कुछ तो अरे दो, क्या कर रहा हूँ मैं भी। 2 से नहीं कटेगा ये, 2 से 14 थोड़ी ना आएगा कट के, 2 से 21 आएगा। ये 42 आया था, ये हमारा 42 आया था, और 2 से कट के आएगा 21, और 3 से कटेगा 3 सत्ते, 3 से 11, तो ये हमारा आएगा 700 बटे में 11। 11 से जब इनसे काटेंगे तो आएगा छिक्का, 4 बचेगा, 33, 7 बचेगा, फिर छिक्का, फिर चौका, फिर तिया, तो 63.63 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फिर से एक बार ग्राफ का क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन पहले भी हमने असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2 बार करा था, मैं बता दूं तो सेम सेम से ही था लगभग। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द टेबल रिप्रेजेंट द डिटेल अबाउट द परसेंटेज ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड जेंडर। पॉवर्टी लाइन और जेंडर के उस पे बेसिस पे 2 अनुपातों में बांटा गया। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी के जो मेल हैं इन स्टेट क्यू इज 2.4 लाख। बिलो पॉवर्टी के जो मेल हैं इन स्टेट क्यू 3:5 की बात कर रहा है। ठीक है, इन स्टेट क्यू 3:5। ठीक है, और ये जो है 2.4 लाख है। अगर इसकी वैल्यू 2.4 लाख है, इसकी वैल्यू अगर 2.4 लाख है, तो आप क्या मेरे को एक बात बता सकते हो, इस 5 की वैल्यू कितनी होगी? 3 से काटूंगा, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, तो 4 लाख की होगी। यहां से मेरे को इतनी बात पता चल गई। ठीक बात है। अब उसके बाद अगली बात क्या कह रहा है? अगली बात ये कह रहा है, जो हम लाल पेन से लिखेंगे, ठीक है, जो हमने निकाला है वो हरे से, जो है वो लाल से। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि यदि राज्य टी के लिए 6 लाख है, मतलब कि यदि राज्य क्यू की गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या, तो यानी कि ये बात कर रहा है कि टी में जो गरीब रेखा से नीचे पुरुष हैं, गरीब रेखा से नीचे जो पुरुष हैं, यानी कि 5:3 की बात जो कर रहा है, ये 6 लाख है। अगर ये 6 लाख है तो मैं 3 की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूँ। मैं सबसे बेसिक काम तो ये कर ही सकता हूँ ना, कि मैं 3 की वैल्यू निकाल लूं। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1.2, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 3.6 लाख ये हो गए। ठीक बात है। तो राज्य क्यू और टी की कुल जनसंख्या बताओ। राज्य क्यू और टी की जो है वो कुल जनसंख्या बताओ। मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। मेरे को यहाँ से पता चला क्योंकि जनसंख्या जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो 25% है, यानी कि अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं, यानी कि 6.4 लाख जो है वो 25% के बराबर है। तो 100% कितना हो गया? 100% हमारा हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, यानी कि 25.6 लाख। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो टी की जनसंख्या जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे 15% है। मेरे पास 15% की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे पास 15% की वैल्यू आ रही है 639, 9.6 लाख। ठीक है, तो अगर मैं 100% की बात करूं तो कितने से जाएगा? 9.6 अपोन में 15 मल्टीप्लाई में 100, 5 से 5 दूनी 10, 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, और एक जीरो से पॉइंट वाली जीरो काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6 और 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 64 लाख हो गई। 64 लाख है। अब मेरे को रेशियो पूछा है, मेरे को रेशियो पूछा 25.6 मल्टी और 64 के बीच में। तो रेशियो पूछा है तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 64, 8 चौक 32 और 8 ढाई और 2 से 5। ठीक है, तो हमारा 2:5 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। उसके बाद उसने बोला यदि फिर भी 25% का लाभ कमाता है। हमें पता है जो छूट होती है वो एमपी पे होती है,
और जो लाभ होता है वो हमारा सीपी पे होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड 3 में हमने भर भर के करे। 250 रुपए अंकित मूल्य, मैंने बोला भाई साहब 10% की अगर छूट दे दी तो 90% ऑफ एमपी इज अवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, 90% ऑफ एसपी एमपी हमारा सेलिंग प्राइस है। और अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में दूसरी स्टेटमेंट से बात करूं तो 25 का लाभ हुआ है, यानी कि 125% ऑफ सीपी भी हमारा सेलिंग प्राइस है। तो ऑफ से ऑफ काट लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते हैं, और इसके काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, तो हमारे पास एमपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 और 18। अगर मैं देखूं 250 रुपए अंकित मूल्य है, तो ये जो वैल्यू है वो 250 है। अगर ये वैल्यू 250 है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि 18 कितने की वैल्यू है? 18 की वैल्यू 180 होगी। वास्तविक मूल्य ही पूछा था हमसे, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं, बहुत बार हम कर चुके हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 में से। क्वेश्चन नंबर 17 के पास, क्वेश्चन नंबर 17 में हमने बहुत बार करा है। ठीक है, जैसे कि इसने बोला 2 वर्ष बाद 2000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष बाद 2000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताओ। भाई मेरे को एक बात बताओ, हमने करा पहले ही, अगर मैं एसआई को कैलकुलेट करूं तो 2 साल में 20% मिल जाएगा, और अगर मैं सीआई को कैलकुलेट करूं तो पहले साल 10, दूसरे साल 10, और फिर उस 10 पे भी 10%, यानी कि मेरे को 21% मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसे फॉर्मूले में रख के कर लेना, बाकी आप इसे 2a² वाले फॉर्मूले में रख के कर लेना, जैसे आपको मर्जी हो, या फिर आप ट्री में रख के कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तीनों मेथड मैंने करा ही रखे हैं। तो ऐसा ही हमारा इतना हो गया और सीआई हमारा 21 हो गया, अंतर हमें दिख गया यहाँ पे 1%। भाई अगर यहाँ पे 100% की वैल्यू 2000 रुपए है तो 1% की कितनी हो जाएगी? 20 रुपए हो जाएगी। 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भवन ए में 29 दिनों के लिए 1400 निवासियों के लिए पर्याप्त पानी है। भाई 29 दिन के लिए 1400 निवासियों के लिए 7 दिन बाद कुछ निवासी भवन बी में स्थानांतरित कर दिए गए। ठीक है, 7 दिन बाद अब कितने लोगों के लिए बचा पानी? 21 डेज के लिए 1400 लोगों के लिए पानी है। अब पानी की आपूर्ति 28 दिन तक चलती है, यानी कि अब ये 28 दिन तक चला, तो कितने आदमी थे? मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना कितने आदमी थे, हमें ये तो नहीं निकाल सकते स्थानांतरित कितने हुए, लेकिन अभी कितने हैं वो निकाल सकते हैं। भाई ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए तो मैं डेज से डेज काट देता हूँ, 7 दिया और 7 चौक 28, और 4 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 4 पंजे 20। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 दिया 9 और 5 दिया 15, यानी कि 1050। भाई 1050 हो गए। 1400 इनिशियली थे, 1400 इनिशियली थे, 1050 हो गए, यानी कि 350 व्यक्ति ए से बी में शिफ्ट हो गए। 350 व्यक्ति ए से बी में शिफ्ट हो गए। 3 दिया 9, 5 दिया 15, ठीक तो है। 21 डेज 7, सॉरी 21 नहीं आएगा, 22 आएगा, 22 आएगा, गलती कर दी। 29 में से 7 जाएंगे तो हमारा 22 डेज आएगा। ठीक है, पूरे को इरेज कर लेते हैं, 1 सेकंड दीजिए बस। हाँ भाई 29 दिनों तक 1400 का था, और 7 दिन के बाद कुछ लोग चले गए, 7 दिन के बाद कुछ लोग चले गए तो 22 डेज का हमारे पास पानी बचा। कितने लोगों का? 1400 लोगों का। लेकिन अब कुछ चले गए हैं, अब जो बचे हैं मैं उन्हें एक्स मान लेता हूँ, जो बचे हैं मैं उन्हें एक्स मान लेता हूँ, उनके लिए मेरे पास 28 डेज तक काम चल गया उनसे। तो मैं डेज से डेज काट लेता हूँ, और 14 से काटूंगा तो ये 100, और 14 दूनी 28, और 2 से काटूंगा तो, सॉरी डेज से डेज काटूंगा और 2 से काटूंगा तो ये 11, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1100 मेंबर अभी जो है भवन ए में है। बचे हुए 300 मेंबर, क्योंकि पहले कैपेसिटी जो थी वो 1400 थी, तो बचे हुए 300 जो मेंबर्स हैं वो ए से बी में शिफ्ट हो गए होंगे, उसी की वैल्यू पूछी है। निवासियों को बी में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 216 समान छोटे गोले बने हैं, तो
तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यदि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 216 छोटे गोले बने हैं तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे से पूछा हुआ है। मेरे को पता है गोले की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ठीक है। अगर मैं छोटे बड़े गोले की बात करूं तो बड़े वाला गोला जो है 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर कितनी हो जाएगी उसकी? अगर व्यास 12 है तो आर कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मैं 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यही बराबर होगा 4/3, क्योंकि ये भी गोलों में ही परिवर्तित हुआ है। पाई मल्टीप्लाई में आर की क्यूब मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को आर नहीं पता। ठीक है, लेकिन इस तरह के 216 गोले बन जाएंगे उससे, ये पता है। 216 समान छोटे गोले, तो इनकी दोनों की आपस में वॉल्यूम अब बराबर हो गई। मैं काटना स्टार्ट करता हूँ। मैंने तीनों से तीनों को काट दिया। 6 6 36 छिक्का 216, एक आ गया। 4/3 पाई 4/3 पाई पूरा कट गया। तो आर की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर आर की क्यूब की वैल्यू 1 आ गई तो आर की वैल्यू भी 1 ही आ गई। अब आर की वैल्यू अगर 1 आ गई तो मेरे से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अगर मैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो CS से और TS से जो होते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं। वो होते हैं हमारे 4πr²। अब 4πr² में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। 4πr² में वैल्यू डाल देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई में पाई का पाई पाई और r² यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 पाई। मैंने पाई को इसलिए नहीं काटा क्योंकि हमारे ऑप्शंस में जो है वो हमें पाई में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 1,02,912 मतदाताओं के एक शहर में 87.50 आबादी ने चुनाव में मतदान किया। मेरे को 87.50 देखते ही एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि ये 12.5 का मल्टीपल है। 12.5 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, और 12.5% की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है। 12.5% की वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को होती है 1/8। अगर 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 7/8 है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं तो वो कहता है कि विजेता मतदाता किए गए मतों में 37.28 मत जो है वो प्राप्त करता है। 37.28% यहाँ पे विजेता को यानी कि विनर को मिले। तो लूजर को कितने मिले? लूजर को उसने खुद ही बता दिया। अगर वो लूजर को नहीं बताता तो हमेशा 100% में से माइनस करके लिखते हैं। तो हारने वाले मतदाता को 20.62% मत मिले। विजेता कितने वोटों से जीता? मेरे को दिखाया, बोला कि विजेता कितने वोटों से जीता, तो हमारे हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से 6 और कितना बच गया? ये घटेगा ना, तो 2 6 फिर 6 बच गया और 7 में से 1 हासिल ले लिया तो फिर 6 बचा। 16.66% से जीता। इसकी वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है? 16 सही 2/3। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, 50/3 यानी कि 1/6। 1/6 होती है। अगर इतने वोटों से जीता तो 1/6 वोटों से जीता। भाई मेरे को टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट थे मेरे 10912। ठीक है, इसके 7/8 जो वोट है ये पड़े, और पड़े हुए वोटों का 1/6 से वो जीत गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन रह गया। अभी 8 एकम 8, कितना बच गया? 2, 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4 और 2 8, 8 8 64, 8 8 64, 8 एक सेकंड, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 और 2 6 बच गए, 8 8 64 और 8 8 64 नहीं तो 8 7 56, 8 7 56 कितना बच गया? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो बच गया 6 और 8 64, 8 64 पे चली जाएगी ना, 5 बचेगी। 8 64 बच गया 5 51, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 3 और 8 चौक 32 और फिर 6 से कट जाएगा एक बार और, 6 दूनी 12, 6 कम 6 2,
26 हो गया, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2144 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमारा कितना आंसर आ गया 7 चौक 28, लेकिन ऑप्शन में हमारा 7 चौक 28 नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा 5008। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। डीएसएसबी ने सवाल पूछा था और इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर इसे मार्क करा है, जो कि टेक्निकली गलत है। हमारा आंसर आएगा 15008। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे खत्म होता है और इसके बाद हम मिलेंगे। जैसे भी आपका वो होता है, पोल जैसे भी रिएक्ट करता है, पोल में आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है हम किस सीरीज के साथ मिलेंगे। जिस भी सीरीज के साथ मिलेंगे मैं आपको कल 11 बजे कंफर्म कर दूंगा एक बार यूट्यूब पे, और उसके बाद या तो कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा या तो वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाँ आगे हम करने में क्या वाले हैं। वरना फिर अगर वो बैलेंस आउट रहता है तो फिर बैलेंस आउट के हिसाब से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद।